हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, अब से देखो 2024 का एग्जाम है लगभग। अभी फिक्स डेट तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो एंड ऑफ मई में होगा या फिर स्टार्टिंग जून में होगा। तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 15 से 16 महीने हमारे पास हैं। अब इन 16 मंथ्स को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि भाई टाइम हमारे पास काफ़ी होता है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 4-5 महीने हम वेस्ट करते हैं, और इन्हीं 4-5 महीने में तो आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स जो अच्छे से यूटिलाइज कर देगा तो उसका भाई सक्सेस तय है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। इससे पहले मैं जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस लाया था वो एक अलग फॉर्मेट में चलती थी। इसमें बहुत आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती है। वरना वही होता है ना, वो छोटी चीज़ें जब हमें क्लियर नहीं होती हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाके फिर अगेन हम स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो 2 महीने बाद फिर आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, फिर आप लास्ट 10 मंथ्स की स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर 8 मंथ्स की देखोगे, 6 मंथ्स की देखोगे, और होगा क्या, साल भर हम स्ट्रैटेजी ही देखते रहे। भाई एक बार देखो और ख़त्म करो। जो बेसिक्स होता है एग्जाम का वो पहले भी सेम होता है, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। 1-1.5 साल पहले मैंने जब 2024 की स्ट्रैटेजी बना रहा था तो उस वक्त 2-3 साल का था कि भाई 2 साल 3 साल की स्ट्रैटेजी 2024 के लिए। अभी देखो 16 मंथ्स आगे हैं, कुछ महीने बाद अब सीधे 12 मंथ्स आ जाएंगे। द पॉइंट इज कि बार बार स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार देखो और खत्म करो मामले को। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो प्लीज़ जो सीरियस एस्पिरेंट है तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ये पहला महीना है तो थोड़ा बेसिक है फेब का, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब देखो मैंने क्या किया है कि थोड़ा सिस्टमेटिक वे मैंने चीज़ों को प्रोसीड किया है। मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उनको कवर करने की कोशिश करी है, बाद के लिए मैंने जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है उनको रखा है। इससे क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत एनर्जी रहेगी कि यार ये भी कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ते हैं। और जैसे जैसे 4-5 महीने में जब आप अच्छे खासी एनर्जी आपके पास रहेगी तो आप मेजर चंक ऑफ द सिलेबस यू विल बी एबल टू कवर। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में अगर ढीलाईपन दे दी तो बाद में जो हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं बड़ा परेशान करते हैं। जैसे कि अभी 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं तो अभी वो परेशान है कि यार ऑप्शनल कवर नहीं हो रहा है, अभी यार एक कोर सब्जेक्ट रह रहा है या फिर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, फंस रखे हैं। भाई आप इस सिचुएशन में क्यों आना चाहोगे, है ना। स्टार्टिंग में ही चीज़ों को कंप्लीट कर दो, कोर सब्जेक्ट्स और अपने ऑप्शनल को अच्छे से कवर कर दो, एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। अब मैं चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है, फेब का महीना है, कुछ नहीं इस महीना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका अंडरस्टैंड दी एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले आपने एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है। इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। भाई एग्जाम को समझना मतलब कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस को डाउनलोड कर दो, उसको अच्छे से पढ़ लो, वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो, थोड़ा उसका एनालिसिस देख लो, और थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ओवरव्यू ले लो। भाई किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के मेंस के क्वेश्चन आते हैं, बस मोर देन सफिशिएंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नए 2 एस्पेक्ट मैंने ऐड किए हैं। ऑप्शनल का सिलेक्शन इस महीने कोशिश करिए कि हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार ऐसा करूंगा ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा तब ऑप्शनल का सिलेक्शन करूंगा। आप एनसीईआरटी के बेस पे अच्छे से फाइनलाइज कर ही नहीं पाएंगे। भाई जहाँ आप सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे और जब आप सोशियोलॉजी की जो स्टडी मटेरियल देखोगे आपको बहुत अंतर नजर आएगा, नहीं आप फाइनलाइज कर सकते। अभी थोड़ा रिसर्च कर लो। भाई स्टार्टिंग का टाइम है आपके पास, यूटिलाइज दिस, अच्छे से एक ऑप्शन को फाइनलाइज करो और स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। बजाय कि आप 6-7 महीने बाद सेलेक्ट करोगे फिर डरे कंफ्यूज रहोगे। अभी 6 महीने में तो आपका ऑप्शन ही कवर हो जाएगा। समझ लो, छोटी छोटी चीज़ है। तो इस महीने कोशिश करो सेलेक्ट करने की। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फाइनलाइज योर रिसोर्सेज। होता क्या है ना, जब प्रिपरेशन होती है हम हमेशा शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि यार कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाए कि कौन लक्ष्मीकांत पढ़े, मैराथन सीरीज है ना, उससे काम चला लेंगे। कौन एनसीईआरटी पढ़े, समरी पढ़ लेते हैं ना, समरी से काम चल जाएगा। फिर तो यार सारे नोट्स से ही आप प्रिपरेशन कर लो, है ना। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी फाइनलाइज कर दो अपने रिसोर्सेज को कि मैंने पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। दैट इज इट। लिस्ट बना दो, उनको लिख दो, भले बाय उनको बाद में कर लेना, लेकिन लिस्ट बना दो और उसी पे स्टिक करो। और उसके बाद फिर बुक लिस्ट के लिए यूट्यूब वीडियो मत देखना, प्लीज़ बता रहा हूँ आपको। हर 2-2 महीने में आपकी बुक लिस्ट चेंज होती रहेगी ना, आप खुद ही परेशान रहोगे। पता चल रहा है एक चीज़ को आप 4-4 जगह से पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। फाइनलाइज करो तो अपने रिसोर्सेज को। मतलब इस महीने आपके रिसोर्सेज फाइनलाइज हो जाने चाहिए, ऑप्शनल फाइनलाइज हो जाने चाहिए, एंड एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। मार्च से आपने सीधे तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने 24 के बैच के बारे में भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मार्च अप्रैल में। देखिए ये है, यहां से अब आपकी हो रही है प्रिपरेशन स्टार्ट। ठीक है, सीधे पॉइंट पे आएंगे, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है न्यूज़पेपर। भाई ये तो डेली आपने पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, ये डेली पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप ले सकते हो
1.5 से 2 घंटा ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि धीरे धीरे उसको 45 मिनट्स पे लाओ, ठीक है। और एक टाइम के बाद न्यूज़पेपर आपका 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप समझोगे चीज़ों को तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि यार ठीक है, इसको और कैसे जल्दी कवर करना है। यहाँ पे अब आपके ऑप्शन की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मेरा प्लान क्या है कि मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगले 6 महीने में आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए। जनरली अगर आप ऑप्शनल को 3 घंटे दोगे डेली बेस पे, एक एवरेज टाइम जो होता है 4 से 6 महीना होता है। लेंदी सब्जेक्ट है तो 6 महीने ले सकता है, वरना छोटे छोटे तो 4 महीने में हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शनल को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ये है थोड़ा सा एक नया पैटर्न, मैंने एक नया तरीका बता रहा हूँ इसमें, जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कि स्टार्टिंग जो 3 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे आपने 2 कोर सब्जेक्ट को सीधे सीधे कंप्लीट करना है। अब वेट नहीं करेंगे 4 महीने का, वेट नहीं करेंगे 6 महीने का, सीधे फैसला होगा, ठीक है। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पिक करो एंड इस फेज में मार्च, अप्रैल, मई में आपके ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। दैट इज इट, ठीक है। करना कैसे, आपने एक सब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपने पॉलिटी को उठा दिया, ठीक है। उसकी एनसीईआरटीज पढ़नी है। डिपेंड करता है अगेन कि अगर आप एक बिगिनर हो तब आपको शायद सारी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ सकती हैं, लेकिन सारी में भी आपको 6 to 12 सारी नहीं पढ़नी, उसमें भी सेलेक्टेड पढ़नी होती है। अगर आप बिगिनर नहीं हो तब तो आपको लिमिटेड ही एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना। उसके बाद जैसे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड बुक पकड़ो। अब इससे क्या होगा ना, एनसीईआरटी से अभी आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हो रखे हैं, ताज़ा ताज़ा है दिमाग में। उसके बाद सीधे स्टैंडर्ड बुक पे आओगे आपका 45 डेज में, 40 डेज ले सकते हो। देखो टोटल है आपके पास कितने हैं, 90 डेज हैं। अब डिपेंड करता है भाई, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आप शायद उसको आप 35 डेज में कंप्लीट कर दो। फिर उसके बाद देखो यार ये टफ सब्जेक्ट है, इसको मैं आराम से 50 दिन दे देता हूँ। तो ये आपके पास एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप जो टफ सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो आसान है उसको कम टाइम दो। द पॉइंट इज, इस मार्च, अप्रैल, मई में आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि जब आप करोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। एक और चीज़ मैं बोलूंगा कि कोर सब्जेक्ट्स को करने से पहले ना थोड़ा पीवाईक्यू की नज़र मार लेना, उनके देखना है, सॉल्व नहीं करना है। जब आपका एक कोर सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब जाके, जब आप रिवाइज करोगे उस सब्जेक्ट को, तब जाके आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने। मैं बताऊंगा एंड में रिविजन कैसे करना है, डोंट वरी, हर एक एस्पेक्ट में कवर करूंगा एग्जाम का। उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर 30-40 डेज फिर आप सब्जेक्ट 2 पे आओगे, ठीक है। फिर अगेन दूसरा कोर सब्जेक्ट आपने पकड़ा, उसकी एनसीईआरटीज पढ़ो और स्टैंडर्ड बुक पढ़ो एंड वो कोर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट, ठीक है। बुक लिस्ट पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो इसमें मैं ज़्यादा बुक लिस्ट मेंशन नहीं करूंगा, वरना बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा। अब जब आप ये सब्जेक्ट 2 पढ़ रहे होंगे ना, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मान लो कि आपके पास कितना है, मार्च, अप्रैल में 90 डेज है, ठीक है। मान लो कि 90 डेज में से आपने एक सब्जेक्ट को 40 डेज दिए और दूसरे सब्जेक्ट को आपने 50 डेज दिए। जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे ना, तो ये अगला जो 50 डेज में आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना। भाई 1 घंटा तो दे सकते हो ना रिवीजन के लिए। और स्टार्टिंग के फेज में मैंने कहा ना, स्टार्टिंग का फेज बहुत क्रूशल और इंपॉर्टेंट होता है। टाइम है आपके पास, करना ही क्या है, सिर्फ न्यूज़पेपर ही तो पढ़ना है, कोई मंथली मैगजीन नहीं है आपके पास। ऑप्शनल आप 1.5-2 घंटे पढ़ लोगे, न्यूज़पेपर आप 40-50 मिनट्स पढ़ लो, भाई 4-5 घंटे मिल रहे हैं आपको अच्छे खासे कोर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, वो भी 1-2 महीने बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब जाते हैं नेक्स्ट फेज पे, ठीक है। नेक्स्ट फेज है हमारा जून टू अगस्त। अगेन ये भी लगभग एग्जैक्टली सेम है जैसे कि प्रीवियस फेज था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आ गया है न्यूज़पेपर के साथ साथ ये चीज़ ऐड हो गई है, वो है मंथली मैगजीन। अब मैं कहूँगा कि मई जून से मंथली मैगजीन स्टार्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है जैन फेब से मंथली मैगजीन करने की यार, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो लगभग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो तो आप वैसे भी कवर कर ही रहे हो, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें मंथली मैगजीन में, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, तो मंथली मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे ऑप्शनल 2, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। ऑप्शनल ऊपर में इससे पहले वाली स्लाइड में था ना, ऑप्शनल 1। ऑप्शनल 1 बोले तो पेपर 1 या पेपर 2, एक पेपर आपने कंप्लीट करना है एक फेज में। दूसरे फेज में आप दूसरा ऑप्शनल का पेपर कंप्लीट करोगे। इस फेज में जब आप दूसरा वाला पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो पेपर 1 को रिवाइज करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी प्रिपरेशन में, जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे की चीज़ को रिवाइज करते हुए चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपने सिर्फ इसी पे फोकस करना और जो पीछे पड़ा वो बस भूल गए, हो गया वो भूल जाओगे फिर अच्छे से, ठीक है। तो उस पर भी आपको फोकस करना है। यहाँ पर भी अब जो 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स,
पहले जो दो आपने दो सब्जेक्ट लिए थे, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया तो यहाँ पे आप पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ोगे, अगर पहले आपने पॉलिटी इकोनॉमी लिया तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ोगे। इट डिपेंड्स अप टू यू, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा यार कि चार में से एक आसान सब्जेक्ट और एक टफ सब्जेक्ट पकड़ो ताकि बैलेंस बन जाए, और रिमेनिंग दो सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कर लो, है ना। अब दोनों ही आपने टफ सब्जेक्ट ले लिए साथ में, तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि खुद का भी तो दिमाग लगाना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ी कि आपने वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली उसको फॉलो करना है। यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट भाई, खुद का अगर डिसीजन नहीं ले सकते तो कैसे फिर आगे काम चलेगा, ठीक है। खुद के डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना चाहिए ना कि यार इसको मैं और कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इफेक्टिवली, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट और फोर्थ सब्जेक्ट है, सेम अप्रोच रखनी है, एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद फिर एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक। अब जाहिर सी बात है, जैसे ज्योग्राफी है भाई, ज्योग्राफी की ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में ज़्यादा टाइम दोगे। अब पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी की एनसीईआरटीज थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। ये खुद का दिमाग लगाना चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी कि आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आपने दे दिए 30-35 दिन, फिर आप सोच रहे हो कि यार पॉलिटी की एनसीईआरटी में भी यार इतना ही दिन देना पड़ेगा। ये खुद की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये खुद से आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया जून जुलाई अगस्त। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए इससे पहले आपने जो 1 और 2 कोर सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना, तो उसको इस फेज में रिवाइज करना है आपने, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ थोड़ा सा एडमिशन की रिगार्डिंग में बात करता हूँ। मेरे को पिछले 3-4 महीने से बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि कब एडमिशन हो रहा है और क्या होगा बैच में। मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि बैच में होगा क्या, सो दैट फिर दोबारा आप लोग बार बार मैसेज ना करें, ठीक है। उसके बाद जब सीधे एडमिशन होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहली चीज़ है जो 2024 का बैच होगा, ठीक है, इस साल अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक से हम एडमिशन करना स्टार्ट कर देंगे। इससे मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि ऑल अबाउट बैच की, बैच में क्या चीज़ें होंगी, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या फीस होगी, किसके लिए होगा, क्या क्या चीज़ हम कवर कराएंगे। वो यूट्यूब वीडियो आएगा मेरे दोनों चैनल्स पे, और फिर वहाँ पे आप प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस जून से स्टार्ट होंगी यार, ठीक है। जून से इसलिए स्टार्ट होंगी क्योंकि अभी जो करंट बैच चल रहा है 22 यानी 23 का वाला जो बैच चल रहा है, तो मई 28 में प्रीलिम्स है, तब तक तो मैं क्लास ले नहीं सकता क्योंकि फुल फोकस है मेरा अभी करंट बैच पे। उसके बाद भी मुझे 5 दिन चाहिए होंगे कि अब मैं अपने अगले साल 24 के लिए प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग करूँ, जो कमी पेशी है उसको इंप्रूव करूँ और फिर नए बैच के साथ बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ उतरूँ। तो जून में क्लासेस होंगी इसलिए, ठीक है। और सफिशिएंट टाइम है, 11 से 12 महीने का बैच होगा एंड उसमें अच्छा खासा टाइम पे सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। फुल सिलेबस कवरेज होगा, ठीक है। फुल सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस, जीएस 1 2 3 4, फिर आपके जो क्वालिफाइंग पेपर है उनके रिगार्डिंग भी वीडियोस होंगी जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एसए हो गया, एथिक्स हो गया, टेस्ट सीरीज होंगी एनसीईआरटीज की, सेक्शनल टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आंसर राइटिंग के मेरे खुद के सेशंस हैं, अगर आपने मेरे 4-5 सेशन भी देख लिया आंसर राइटिंग के, आपको प्रॉपर अप्रोच समझ में आ जाएगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो मेरे तो आई थिंक 20+ आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। पीवाईक्यू और सिलेबस एनालिसिस होगा जिसमें कि 500-600 पीवाईक्यूज होंगे, और कोशिश करूंगा कि वीकली बेस पे मैं इसको लाइव में भी इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। लेक्चर्स, नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट बहुत ही क्रिस्प होंगे, ठीक है, टू द पॉइंट होंगे। बड़े बड़े 800-800 900 पन्नों के नोट्स नहीं होंगे, टू द पॉइंट होगा। सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल की गाइडेंस होगी क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है कि ऑप्शनल की कोचिंग में इसमें इंक्लूड करूं, क्योंकि अलग अलग ऑप्शनल्स होते हैं, 40-50 तरह के ऑप्शनल्स हैं, तो ऑब्वियसली वो तो मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट गाइडेंस मैं ज़रूर कोशिश करूंगा देने की। कोर सब्जेक्ट्स का तो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशियोलॉजी, पबैड, आपका PSIR हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, इनका तो आइडिया लग जाता है और मेरे पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं जो कि मैं इजीली आपको फॉरवर्ड कर सकता हूं। बट जो बाकी ऑप्शनल्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, उनमें थोड़ा रिसर्च करके वहां पर भी कोशिश पूरी रहेगी आपको गाइडेंस देने की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइव जूम क्लासेस होती है उसमें मैं प्रोग्रेस ट्रैक करता हूं वीकली बेसिस पे। जो आपको टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट होते हैं वीकली बेसिस पे, तो वो टारगेट के बेस पे मैं आपको ट्रैक करता हूं कि भाई आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो। इसलिए टेस्ट भी लेता हूं मैं लाइव, ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इससे आप लोगों की भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। वरना नोट्स लेक्चर तो यार देखो आपको टेलीग्राम पे किसी के भी इजीली मिल जाएंगे, बट नोट्स लेक्चर से काम नहीं बनता है, बात बनता है कंसिस्टेंसी से, ठीक है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, यानी कि यू आर फ्री टू टेक्स्ट मी एनी टाइम। आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मोस्टली आज की डेट में मैंने मतलब वॉइस मैसेज के थ्रू रिप्लाई करना स्टार्ट किया। पहले मैं टेक्स्ट करता था, लेकिन आई थॉट कि वॉइस मैसेज से टाइम बच जाता है। तो भाई कोई बच्चा है जिसको मान लीजिए अपना डाउट पूछना है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग वो वॉइस मैसेज छोड़ देता है, मेरे काम आसान हो जाता है और मैं भी रिप्लाई इजली कर देता हूँ। मतलब यू विल बी इन टच विद मी, नॉट जस्ट विद दिस 1 ईयर, उसके बाद भी जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग, तो यू विल बी इन टच विद मी। CSET के लेक्चर्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें नहीं बता सकता,
टाइम लंबा हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि यस, एक ऐसा बैच, एक ऐसा कोर्स जिसमें कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। सीट्स लिमिटेड होंगी, ऑब्वियसली सीट्स लिमिटेड होंगी, क्योंकि वन ऑन वन जब इंटरेक्शन होता है, वन ऑन वन मतलब कि जब मेरी एक लिमिट है कि एक दिन में मैं 5-6 बैच ही ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अब बात करते हैं सितंबर की। ठीक है, सितंबर के महीने में मैंने एक नई चीज़ ऐड करी है, वो है रिवीजन। ठीक है, इस महीने आप कुछ नहीं करोगे, ऑप्शनल हो गया आपका कंप्लीट, है ना भाई। आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने ऑप्शनल को दे दिया ना, ऑप्शनल हो गया आपका कंप्लीट। इस महीने आपने क्या करना है, जो आपने 4 कोर सब्जेक्ट पढ़े थे पिछले 6 महीने में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एक एक हफ्ता आपने देना है और एक एक हफ्ते में इनको अच्छे से रिवाइज करना है, सो दैट भाई जो हमने पढ़ा है वो भूले ना। हमारा मेन पर्पस है हम जो हमने पढ़ा है वो भूले ना, क्योंकि अगर उसको भूल गए तो सारी मेहनत हो जाएगी खराब। ठीक है, कुछ नहीं है, एक एक हफ्ता आपने इसको रिवाइज करना है। बाकी न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन जो चला वो चलता रहेगा, उसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में हम देंगे टाइम सेकेंडरी कोर्स सब्जेक्ट्स। भाई देखो, मैं क्या करता हूं, मैं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे रखता हूं, क्योंकि एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको पॉलिटी इकोनॉमी से ऊपर रखें, बट इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, ये बीच में आता है। कोर्स सब्जेक्ट्स के और मेंस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आते हैं ये 3 सब्जेक्ट, जिनको हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, आपके 7-8 क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में आ जाते हैं। ठीक है, आपके 1-2 या 2-3 क्वेश्चन आपके मेंस में आ जाएंगे। एनवायरनमेंट में तो भैया 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से 2-3 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं। कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हम इनके बारे में बात ही नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं इनको। तो इनको भी आपने टाइम देना है और इन 2 महीने में आपने इनको टाइम देना है। अब आप लोग यार 2 महीने इन 3 सब्जेक्ट को, भाई एक चीज़ ये सोचो कि इन 2 महीने में आपने जो पुराना आपने 6 महीने का चीज़ें पढ़ा है वो भी तो रिवाइज करोगे ना। ऐसा थोड़ी यही पढ़ना है आपने, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मंथली मैगजीन भी आपने पढ़ना है। अब यहाँ पे ऑप्शनल का भी आप रिवाइज करोगे और पास में जो चीज़ें आपने पढ़ी है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको भी तो रिवाइज करना है ना। तो इसलिए सफिशिएंट टाइम है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से 20 डेज रखो हर एक सब्जेक्ट के लिए। 20 एनवायरमेंट को दे दो, 20 साइंस एंड टेक को दे दो, 20 आर्ट एंड कल्चर को दे दो। लेकिन मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, आपने कहा यार 20 दिन बहुत ज़्यादा है, मैं एनवायरमेंट में 15 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, तो बाकी में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं यार ये तो मेरे लिए 40 दिन का काम है, मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं है, तो ठीक है, बाकी जो 20 डेज हैं तो उसमें और रिवीजन करिए अच्छे से, और जो कमी पेशी रही है आपके किसी कोर्स सब्जेक्ट में उसको आप अच्छे से करो। कहने का मतलब है शेड्यूल हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। मैंने अगर 20 डेज कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 20 डेज ही देने हैं, फिर चाहे आप उसको आराम आराम से पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। यही छोटी चीज़ है जो एक टॉपर को अलग बनाती है। ठीक है, इसके बाद आता है दिसंबर, जैन, फेब। अब ये 3 महीने में हम क्या करेंगे, यहां पे आप करोगे मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट्स हो गए, ऑप्शनल हो गया है। अभी आप बोलोगे कि यार टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग के बारे में तो बात ही नहीं किया, उसके बारे में एंड में बात करूंगा, चिंता मत करो, सारे एस्पेक्ट्स हैं। यहां पे आप बात करते हैं कि जो मेंस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जैसे हम GS1 में बोलते हैं, सोसाइटी हो गया आपका, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिर GS2 में गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और GS4 में आपका एथिक्स हो गया। ठीक है, ये है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। अब आपके पास 3 महीने हैं, तो यार जैसे मन आपका वैसे करो, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी वाला पार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, हो जाना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका ज्योग्राफी के साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा एफर्ट डालोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस साथ ही साथ कवर हो जाएगा। ये है नॉट कंपलसरी, आराम से कर लो इसको। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन करंट अच्छी है तो ये भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 3 महीने मैंने दिए जरूर है, लेकिन इसमें भी जो पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो करनी है। बहुत सारी चीज़ें ना, रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए मैंने इसको 3 महीने का टाइम दिया। क्योंकि वैसे अगर कवर करने बैठोगे तो 1.5-2 महीने में हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है इसको आप थोड़ी एक दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ोगे, मुश्किल से कितना 2-3 घंटे पढ़ोगे, बाकी फिर आपने रिवाइज भी करना है, कोर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करोगे। तो इसलिए कहने का मतलब है कि 3 महीने आप इसको चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट का फेज। यहां पे आपको प्रीलिम्स को देने 3 महीने। ठीक है, यू हैव टू गिव 3 मंथ्स टू दी प्रीलिम्स। यहां पे आपने सिर्फ प्री फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, पहली चीज रिवीजन, दूसरी चीज प्रैक्टिस, और तीसरी चीज नोट्स। 3 महीने का टाइम आपके पास है, और यहां पे आपने दबा के रिवीजन करना है 3 से 4 बार। तो यहां पे आप अपने और शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आपने पहले नोट्स बनाए हैं उनको और शॉर्ट कर सकते हो, ताकि लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट रहे। या फिर आपने अगर अपनी नोट्स नहीं बनाए हैं तो जब रिवाइज करते हो तो कोई ऐसी चीज़ फैक्चुअल हो गई या जो आपको बहुत परेशान कर रही है, प्रीलिम्स
पर्सपेक्टिव से आप उसे नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है आपका फोकस होना चाहिए कि भाई जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करना है। मोस्टली पीवाईक्यूज के अगर आपने 8-10 साल के कर दिए तो हफ्ते में 2 टेस्ट लगा सकते हो, मोर देन सफिशिएंट। और नोट्स आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और साथ में अगर जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो इसके भी की पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। रिवीजन कैसे कर सकते हैं इसमें ना, आप रिवर्स प्लानिंग करो। रिवर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो, अगर मैं आखिरी एक हफ्ते की बात करता हूँ, एक हफ्ते में आप क्या कर सकते हो कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक हो गया, तो एक हफ्ते आप एक एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। ठीक, अब आपके कितने थे ये 90 डेज थे, 90 में से मान लो कि हम 10 दिन हटा देते हैं, बचे 80 डेज। फिर हर सब्जेक्ट को आप 3-3 दिन दोगे, ठीक है ना, 3 इंटू 6 मान लीजिए 18, 20 दिन हटा दो यहाँ से भी। ठीक, 2 रिवीजन आपके हो गए, बचे कितने 60 दिन बचे अब आपके। अब आप 5-5 दिन दे सकते हो, 6-6 दिन दे, इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। यानी कि आपको पता चल जाए कि मेरे को एक सब्जेक्ट को मान लो 5 दिन दिया आपने, 5-5-5 करके रिवीजन किया, उसके बाद 3-3 दिन दिए, उसके बाद एक दिन दिया, और जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो तो आधे दिन में हो जाएंगे। तो यानी कि 3 से 4 बार बड़े आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से यू हैव टू गो फॉर दिस फेज। ठीक है, अब इसके बाद अब आपका ये सवाल रहा होगा ना कि व्हाट अबाउट दिस। मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस में भूल जाता था, स्पेशली सी सेट हो गया। अब सी सेट प्रैक्टिस, रिवीजन, पीवाईक्यू नोट्स, पहली चीज कब करें इनको? भाई देखो, सिंपल सी एक चीज मैं आपको बोलता हूं, सी सेट का आपने स्टार्टिंग में पेपर लगाना है, मतलब अभी फेब मार्च में आप एक पेपर लगाओगे सी सेट का। अगर आपका स्कोर 80-100 के करीब आ रहा है, मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। 15-15 दिन में एक एक पेपर की अगर आप प्रैक्टिस करोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपका स्कोर 20-30 नंबर आ रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके थोड़े से 4-5 साल के जो पेपर्स हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज, उनको थोड़ा सॉल्व करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, किस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं उनका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो। अगर वहाँ से इंप्रूवमेंट होता है, मतलब आपका भी प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है, देन आप वीडियो लेक्चर्स हो गए, या जैसे आर्यन की भी किताब आती है उसमें भी सॉल्व होते हैं कंसेप्ट, उसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। कितना टाइम देना है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना टाइम पढ़ते हो और कितना मैनेज कर सकते हो। मतलब इतना भी टाइम नहीं देना कि डेली बेस पे 2 घंटे दे रहे हो, उतना भी डिमांड नहीं करता सी सेट। हफ्ते में जैसे 1-2 दिन आप पढ़ सकते हो कि भाई 2-2 घंटे हफ्ते के रख लेता हूँ। फिर उसके बाद आप अपने इंप्रूवमेंट को चेक करते रहोगे कि अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, अगर आपका वो 80-100 वाला स्कोर पहुँच रहा है, तब आपको टाइम कम कर सकते हो सी सेट में। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कि मेरे को इतना पढ़ना है। आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है तो टाइम कम कर दो, नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू रखो। ठीक है, प्रैक्टिस भाई कितने लगाने चाहिए, कितने टेस्ट लगाने चाहिए? मैं यार एक चीज़ बोलता हूँ ना, ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ये पांचों चीज़ें मैंने अलग इसलिए रखी क्योंकि ये पांचों ना फिक्स नहीं होते हैं। ये पांचों चीज़ें एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिफर करती है। अब मान लीजिए कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। प्रैक्टिस का जो बहुत से स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि भाई मैं 5-6 हज़ार MCQ लगाऊंगा तो उसमें से 50-60 यूपीएससी में आ ही जाएंगे, बस हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। ये गलत अप्रोच होती है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, या फिर जो हम टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट का मतलब होता है कि जो मैंने पढ़ रखा है क्या मैं उसको अच्छे से आंसर कर पा रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है कि वो अच्छे से पढ़ी है। पहली चीज़ जो मैंने पढ़ रखी है, वही अगर क्वेश्चन आ गया, क्या मैं उसको अच्छे से आंसर कर पा रहा हूँ? मैं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं रिकॉल करने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मेरे को। ये चीज़ें हमको मतलब फिगर आउट करनी होती हैं, बस इसमें आपको वर्क करना है। तो अगर आप जब समझ जाएंगे कि हाँ मैं अब टेस्ट अच्छे से लगा पा रहा हूँ, आई नो हाउ टू अप्रोच अ टेस्ट, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सही होंगे, ये गलत होंगे, किस में मुझे लॉजिकल गेस करना है, किस में मुझे चांस लेना है, किस में नहीं लेना है, देन यू कैन स्टॉप योर प्रैक्टिस। बट फिर भी मैं बोलूँगा सबसे पहले आपका क्या होगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी के सबसे पहले बैक क्वेश्चंस को करो, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी भूल जाओ यार कोचिंग के टेस्ट सीरीज, यूपीएससी के पीवाई, अभी कुछ नहीं। एनसीईआरटी के वक्त एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज को गो थ्रू करो, ठीक है, मतलब कि जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद कम से कम 15 से 20 साल के यूपीएससी के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो। जब ये हो जाए उसके बाद फिर कोचिंग के टेस्ट पे आना, और कोचिंग के भी मैं बोलता हूँ कि 25 से 50, डिपेंडिंग आपकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। 25 से 50 टेस्ट मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि भाई एक टॉपर ने कहा था 70 करे तो मैं भी 70 करूँगा, चाहे कुछ पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, मैं तो 70 करूँगा क्योंकि भाई टॉपर ने कहा था। ऐसे मत करना, ठीक है। 25 भी करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 25 में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा और इंप्रूव करना है तो 50 भी दे सकते हो। हफ्ते आके एक 2 लगाओ, ये नहीं कि हफ्ते के 4-4, 5-5 लगा रहे हो, उससे नई बात बनेगी ना यार। अपने कंसेप्ट पे ज़्यादा वर्क करो ना भाई। एक आर्टिकल पे क्वेश्चन बन गया, ऐसे दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं, कितने क्वेश्चन आप लगाओगे? एग्जाम में कौन सा आर्टिकल आएगा आपको थोड़ी पता। भाई अपना तरीका आपको इंप्रूव करना पड़ेगा ना पढ़ने का।
वो सही करना पड़ेगा। रिवीजन का देखो सिंपल सा फंडा ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि रिवीजन और नोट्स ये अगर साथों साथ इनको लेके चलोगे तो आपका काम और टाइम काफ़ी बचेगा। रिवीजन में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, मान लीजिए आज आपने पॉलिटी पढ़ ली तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है ना, फैक्चुअल बना लो, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से अलग बना लो, मेंस पर्सपेक्टिव से अलग बना लो, एक ही नोट्स बना लो, उसमें पी एम लिख दो कि ये प्रिलिम्स तरीके से है, ये मेंस के लिए है, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उन्हीं को आपने रिवाइज करना है तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो जो आपको लगता है कि यार ये फैक्चुअल है या फिर मैं बहुत फंस रहा हूँ, कंसेप्चुअल है, काफ़ी बार बार भूल रहा हूँ, बार बार कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, उस तरीके उन चीज़ों के नोट्स बनाने तो जो आपको पता है अच्छे से, उसके क्यों नोट्स बनाओगे, टाइम क्यों वेस्ट करोगे। बस रिवीजन कैसे करना है, मेरा तो सिंपल सा तरीका रहता है भाई, ये आप हो, आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे की जितनी चीज़ें हैं इनको आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताब रिवाइज कर रहे हो, इसमें बस ये होता है कि जो चीज़ें आपने मार्क करी हैं, जो आपको लग रहा है या जो आपने नोट्स बने वही रिवाइज करना है। इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। द पॉइंट इज़ यू हैव टू रिवाइज डेली, थोड़ा टाइम दो, 10% ऑफ योर स्टडी टाइम, वीकली बेसिस पे हाफ डे, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2-3 दिन दो, और बाकी जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। एंड पी वाई क्यूज़ का कब करना चाहिए, देखो पी वाई क्यू के लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे बेस्ट अप्रोच कब होती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है और थर्ड मंथ है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में आपने मान लीजिए पॉलिटी कवर करी, ठीक, और दूसरे मंथ में आपने इकोनॉमी कवर करी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ पी वाई क्यू लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका। भाई पॉलिटी जब आपकी कंप्लीट हो जाए ना, तो इस महीने में पॉलिटी के पी वाई क्यू लगाओ, पूरे लगा दो, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस महीने लगा दो इकोनॉमी के पी वाई क्यू, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ पे कंप्लीट हो गई ना। इस तरीके से आपने पी वाई क्यू लगाने हैं। ये नहीं कि अभी मैंने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए और उसी के मैं पी वाई क्यू लगा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत से ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट होते हैं जो 2-3 कंसेप्ट से बने होते हैं। एक क्वेश्चन में 2-3 स्टेटमेंट और दोनों 2-3 स्टेटमेंट अलग अलग जगह से पूछी गई हैं, तो आप नहीं फिर सॉल्व कर पाओगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैंने क्या पढ़ा। पूरा एक सिलेबस अच्छे से कवर कर दो एक सब्जेक्ट का, देन गो फॉर द पी वाई क्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड लक, ठीक है। तो यही था सेशन, थोड़ा लेंदी हो गया, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है समझाने के लिए, बट आई होप जो यहाँ तक पहुँचे होंगे तो उनको बहुत क्लैरिटी आई होगी, एंड आई कैन एश्योर यू अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका अगला अटेम्प्ट कब है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, और आपने क्या ये पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, और इस वीडियो में आपको कौन सी सबसे बढ़िया चीज़ लगी है। तो ठीक है गाइस, फिर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड इसके बाद जो 2025 वाले एस्पिरेंट्स हैं तो कुछ दिन में मैं 25 की स्ट्रेटजी भी लाऊंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।